हेलो एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। यहाँ पर मैं आप सभी आरपीएससी एस्पायरेंट्स को वेलकम कर रही हूँ और जितने भी स्टूडेंट्स अपकमिंग किसी भी एग्जाम के लिए संस्कृत को पढ़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द रूपों को। और शब्द रूप जहां पर हम स्त्रीलिंग शब्द रूपों को पढ़ने वाले हैं, इसमें हम मति, धेनु, वधु और नदी शब्दों को पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियोस जो हमने अभी तक बना लिए हैं, उनको देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, अभी तक नहीं देखे हैं तो, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, आपको कुछ नियम के रूप में भी चीजें समझाई हैं, ताकि आप अपकमिंग किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को फेस करें तो कभी भी गलती की कोई संभावना नहीं रहे। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं। मति शब्द आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, उनको जरूर से देखिएगा। चलें, मति शब्द, इससे पूर्व हमने पुल्लिंग शब्दों में हरि शब्द को देखा है और वहां मैंने आपको बताई थी एक बात, नियम के रूप में आपको लिखवाया भी है, नोट डाउन कर लीजिए अभी तक अगर नहीं किया है तो। ऐसे शब्द जो कि मूल रूप में ह्रस्व मात्राओं को लिए हुए होते हैं, उन शब्दों में शब्द रूप जब चलाते हैं हम लोग, तो यहाँ ये 4 स्थानों पर मात्रा दीर्घ होती है। क्या कहा मैंने? मात्रा ये 4 स्थानों पर दीर्घ हो जाती। जैसे हमने हरि शब्द देखा था, ये भी हुई थी, है ना। इसी तरह के बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि 4 स्थानों पर मात्राओं को दीर्घ कर लेते हैं। मूल रूप में मात्रा ह्रस्व, गुरु में भी ऐसा ही हुआ था। चलिए, यहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द रूप। स्त्रीलिंग शब्दों में जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 6ठी से 10वीं तक आपने संस्कृत पढ़ी और सबसे पहले आपने लता या रमा शब्द याद किया है। लता रमा शब्द तो बहुत ही आसान बात है, स्कूल लेवल की बात होती है बच्चों, आपको बहुत अच्छे से अभी भी याद होगा। लेकिन अब हम बात करें थोड़ा सा हायर लेवल की, जहाँ पे मति शब्दों से स्टार्ट हो रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द रूप। ये ह्रस्व इकारांत है, स्त्रीलिंग है। मति का अर्थ होता है बुद्धि। क्या तात्पर्य है? बुद्धि। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग और सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित कर देते हैं जहाँ पे मात्राएं दीर्घ होनी हैं। 1, 2, 3 और ये 4, ये 4 स्थान है जहाँ पे मात्राएं दीर्घ हो रही हैं। हम सभी विभक्तियों और वचनों के अनुसार इनको पढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको एक बात बता देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कंपटीशन एग्जाम्स के लिए मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। मैं प्रत्येक शब्द रूप को उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए याद करवाऊंगी आपको। आप लोग एक बार फिर से इस चीज को नोट कर लीजिए। 6 स्टेप्स का ये पैटर्न है जो कि कंपटीशन के लिए विशेषकर बनाया हुआ है। और इस स्टेप से आप जब इस शब्द रूप को पढ़ेंगे तो बाद में 2-3 बार पढ़ने के बाद आपको ये फील होगा, रियलाइज करेंगे कि ये स्टेप बनाने का क्या रीजन है, किस किस प्रयोजन से इसे बनाया गया है। ओके, चलें, अभी बिना सोचे समझे जैसा कहा जा रहा है वैसा का वैसा फॉलो करते रहें। पहला स्टेप है आपका प्रथमा द्वितीय विभक्ति के तीनों वचन एक साथ बोलेंगे। बोलेगा मेरे साथ में, मतिह मति मतयः, मतिम मति मतिह। ओके, ये हो गया आपका पहला स्टेप। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे स्टेप में आप बोल रहे हैं तृतीया से लेकर सप्तमी तक के सभी एक वचन, मत्या मत्यई मत्यः मत्याः मत्याम। यहाँ पर ये विकल्प से लिखे हुए शब्द हैं, इनको अभी के लिए छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको लास्ट में इसको करवाऊंगी। चलें, फिर इधर आ जाइए। तीसरा स्टेप है आपका षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, मत्योः मत्योः। और फिर यहाँ पर चौथे स्टेप है षष्ठी सप्तमी के बहुवचन। क्या लिखा जाता है यहाँ पर? मतीनाम मतीषु। ओके, और फिर ये आ गया आपका बीच वाला पार्ट, जहाँ पर हम तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन और बहुवचन बोलते हैं। 5वीं स्टेप में द्विवचन, 6ठी में बहुवचन। तो 5वीं स्टेप वाला पार्ट बोल लेते हैं, मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम। और लास्ट में ये हम बोल रहे हैं बहुवचन, मतिभि मतिभ्य मतिभ्य। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से इन 6 स्टेप में इस पैटर्न को बनाया है। और इस 6 स्टेप का पैटर्न जो बनाया है, इसको बनाने का प्रयोजन क्या है, इसको समझ लीजिए। देखें, ये जो बीच वाला पार्ट है, कौन सा? जहां पर हम तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन बहुवचन बोलते हैं और षष्ठी सप्तमी के द्विवचन, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बार बार आपको एक बात बताती हूँ, लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कम इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको स्किप ही कर देना है, इस पार्ट को स्किप नहीं करना है। लेकिन ये जो स्टेप
लिखे गए हैं पहला, दूसरा और चौथा स्टेप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से। आप लोगों को यदि विश्वास नहीं हो रहा है अभी भी, तो आप लोग प्रीवियस ईयर्स की पेपर उठाकर देख लीजिए। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रही हूँ मैं, कहीं पर भी मोस्टली प्रश्न जो होते हैं वो इन्हीं पहली, दूसरी और चौथी स्टेप के होते हैं। ठीक है, अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं और यही पार्ट है आपका टफर, है ना। और यहीं पे हम उलझ जाते हैं। बिल्कुल बेसिक चीजों की बात करें तो वो एक बहुत अलग बात है। लता शब्द, राम शब्द, फल शब्द, इनमें हम कहीं नहीं अटकते, लेकिन इस तरह के टफर लेवल की चीजें आती है ना, तो हम इन जगहों पे अटक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए आपको इस स्थान का प्रश्न पूछा, मतलब कि पंचमी का एक वचन, आपको इस स्थान का प्रश्न पूछा। हम लोग क्या करते हैं, एक बार इमेजिन कीजिए आप लोग एग्जाम हॉल में बैठे हैं और वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, मति मति मतय मतिम मति मति, और ऐसा करते करते आप यहाँ कहीं ना कहीं इन जगहों पर उलझ जाएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना। तो आपको इस गलती को नहीं दोहराना है अब, और मेरी बात को मानते जाइए। जैसा जैसा कहा जा रहा है इसको फॉलो करें। और जैसे ही यहाँ की बात पूछी है आप क्या करेंगे, ये बोला और फिर ये आ गए हम राइट आंसर पर, डायरेक्ट से आप पहुंच पाएंगे। ओके, चलिए ये हो गई बात हमारी मति शब्द की। और फिर हम देख लेते हैं इसका संबोधन क्या है। हे मते, हे मति, हे मत, यह संबोधन में प्रथमा विभक्ति जो कि त्यों रिपीट होती है, केवल और केवल एक वचन में बदलाव होता है, बाकी ऐसा का ऐसा आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से देख लीजिए, ये मात्रा जहाँ पे दीर्घ हो रही है ये वाले स्थान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही मति शब्द की बात पूछी, आपको दिमाग में तो है कि मति शब्द तो ऐसा लिखा जाता है ऋस्व ईकारांत। यदि आपने इसको नियम के रूप में नहीं लिखा मात्रा दीर्घ होने वाली बात को, तो आप लोग निश्चित रूप से गलती करेंगे और पहले करके भी आए होंगे, है ना। तो इस बार इस गलती को नहीं दोहराना है, हम लोग इसको नियम के रूप में नोट करेंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों में मूल रूप में मात्राएं ऋस्व होती हैं, वो आगे जाकर 4 स्थानों पर दीर्घ हो जाती हैं। इन 4 स्थानों को विशेषकर आप याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये है हमारा धेनु शब्द, ये भी आपका ऋस्व उकारांत है, तो इसमें भी वही नियम लगेगा। 1 2 3 और 4 स्थानों पर मात्रा दीर्घ, यहाँ पे ऋस्व लगी हुई है, इसको ठीक कर दीजिएगा। धेनु नाम। चले यहाँ से बोलना स्टार्ट करेंगे, वही 6 स्टेप वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए। धेनु धेनु धेनवः धेनुम धेनु धेनुः धेन्वा धेन्वै धेन्वाः धेन्वाः धेन्वाम। और हे धेन्वोः धेनूनाम धेनुषु धेनुभ्याम 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 धेनुभि धेनुभ्यः धेनुभ्यः। बहुत इजी है, कहीं कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। बहुत ही आसानी से आपको 6 स्टेप के पैटर्न को फॉलो करते हुए याद हो जाएगी सारी चीजें। 2-4 बार रिवीजन की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा टफर कुछ भी नहीं है। चीजें इतनी भी टफ नहीं होती जितना हम लोग बना देते हैं। ओके, चलें फिर संबोधन देख लीजिए। हे धेनु, हे धेनु, हे धेन वह, ऐसा का ऐसा आ जाएगा। प्रथमा से यहाँ पर उतर जाता है, एक वचन में बदलाव होता है, बस छोटी सी बात है। फिर आ जाइए इधर नदी शब्द। नदी शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान दीजिए ये दीर्घ इकारांत है, तो मात्रा दीर्घ होने वाला नियम यहाँ पर नहीं लगेगा, ऑलरेडी दीर्घ है। ठीक है, तो अब ये कैसा चलेगा, औ औ की मात्रा लगेगी यहाँ द्विवचनों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। प्रथमा का एक वचन नदी, कोई विसर्ग नहीं, कुछ भी नहीं, कोई चिन्ह नहीं, जैसा नदी यहाँ पे लिखा है वैसा का वैसा इधर लिखा जाएगा। नदी नद्यौ नद्यः नदीम नद्यौ नदीः। ओके, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि प्रथमा एक वचन और द्वितीय बहुवचन में क्या डिफरेंस है। द्वितीय बहुवचन में विसर्ग आ रहा है बस। ठीक है, फिर देखें नद्या नद्यै नद्यः नद्यः नद्याम नद्योः नद्यो नदीनाम नदीषु नदीभ्याम 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 नदीभिः नदीभ्यः नदीभ्यः। बहुत सिंपल है, कहीं कुछ आप टेंशन वाली बात ही नहीं है, कहीं कुछ भी भूलने वाली बात नहीं होगी, यदि आपने 6 स्टेप्स वाले पैटर्न को फॉलो करते हुए इसे याद किया तो। ओके, हमेशा ये ध्यान रखें कि मात्रा दीर्घ है तो फिर दीर्घ होने वाला नियम तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दीर्घ है। फिर ये रूप कैसे हो जाएंगे, ऐसे औ औ वाले। ठीक है, चलिए
यहाँ तक हो गया हमारा। और यहाँ पे ये चलेगा हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः, ये इसका संबोधन है। फिर आगे आ जाइए। वधु, वधु शब्द कैसा है? दीर्घ उकारांत है। वही बात, पहले से ही दीर्घ है तो और क्या दीर्घ होगा इसमें? तो यहाँ पर भी औ औ वाले रूप बनेंगे। कैसे चलेगा रूप? वधूः वध्वौ वध्वः, वधूम वध्वौ वधूः। बहुत इंपॉर्टेंट एक ये बात कि इसका प्रथमा का एक वचन और द्वितीया का बहुवचन बिल्कुल समान होता है, बिल्कुल समान। मात्राएं भी एक जैसी, विसर्ग भी आएगा यहाँ पर। एकमात्र ऐसा शब्द रूप है ये जहाँ प्रथमा के एक वचन और द्वितीया के बहुवचन में रूप बिल्कुल समान बनते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से बोलेंगे वध्वा वध्वै वध्वाः वध्वाः वध्वां वध्वोः वध्वोः वधूनां वधूषु वधुभ्यां 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 वधुभिः वधुभ्यः वधुभ्यः। ठीक है, और फिर यहाँ पे चलेगा हे वधू, हे वधवौ, हे वधवः। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मात्रा छोटी हो रही है। नदी में भी ऐसा ही हुआ था। आज की इस क्लास में हम इतने ही शब्द रूप पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पर भी छोटी मात्रा हुई है। और अब मुझे आपको बताने हैं विकल्प वाले रूप। आप लोगों ने यहाँ से धेनु के बाद में धेनवा, धेनवई, धेनवाह, धेनवाह, धेनवाम तो बोल दिया, लेकिन यहाँ ये विकल्प वाले रूप जो हैं इनको भी ध्यान रखें। धेनवे, धेनोह, धेनोह, धेनौ, इसको ध्यान रखें। जैसे हरि में क्या बना था? हरौ, है ना, बस वैसा ही ध्यान रखें। धेनौ बनेगा विकल्प वाले रूप। ठीक है, इसी तरह से यहाँ मति शब्द में भी देख लीजिए, मतये, मतेह, मतेह, मतौ, ऐसा। ठीक है, ये हो चुका है हमारा आज का शब्द रूप वाला पार्ट जो हमने आज लिया था, जिसमें हमने मति, धेनु, नदी और वधु शब्दों को बहुत अच्छे से पढ़ा है। स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। यहाँ पर आपको बहुत ही इजी तरीके से संस्कृत सिखाई जाएगी। संस्कृत शिक्षण को समर्पित मेरा चैनल है आरपीसी के लिए, विशेषकर संस्कृत स्टूडियो। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। ओके, चलिए इसके अगले पार्ट को लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू, बाय बाय।